तो हम लोगों ने कल देखा था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे हुआ। ठीक है, उसी का एक ये टेबल है। ठीक है, ताकि जो भी हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसका सिंबल है ई। यहाँ पे क्या -1, इसका चार्ज दिखा रहा है। ठीक है, ये उसका मास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास हम अप्रॉक्स 0 मानते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 9.1। ठीक है, अप्रॉक्स में 9.1 इंटू 10⁻31। तो इसको जब एटॉमिक मास यूनिट में निकालोगे तो देखो 0.00054 आ रहा है। ठीक है, अप्रॉक्स में 0 हो गया। इसलिए इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे करते हैं हम लोग। ठीक है, जब भी अभी तुम आगे न्यूक्लियर रिएक्शन वाले चैप्टर जब पढ़ोगे, न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे, तब देखोगे इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रोटॉन प्रोटॉन तो दो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो प्रोटॉन हम एक्चुअली किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास 1 होता है। और तुम्हारा न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज होता नहीं है। ठीक है, तो और उसका मास कितना होता है? अप्रॉक्स 1 MeV होता है। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं, इसलिए ये सिंबल इसका हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा मास हो गया तुम्हारा प्रोटॉन का। ये मास हो गया न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज्यादा होता है। देखो 1.674, यहाँ पे कहता है 1.672। ठीक है, बट हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो 1.67 वाला मान के ही कर लेते हैं। इतना मतलब कैलकुलेशन में हम इतना यूज करते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली दो एटॉमिक मास यूनिट एमयू में देखें तो 1 MeV आता है। ठीक है, अप्रोक्स में 1 MeV होगा। अगर तुम 1.00 है ना, तो कोई मतलब नहीं है लिखने का। तो 1 MeV होता है। ठीक है, 1 MeV हमने डिफाइन किया था, क्या होता है? 1 पॉइंट, वैसे 1.67 मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। सिमिलरली तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है। ठीक है, इन कुलाम्स। ESU जो होती है ना, ये भी एक यूनिट होती है चार्ज की। ठीक है, जो कि फिजिक्स में तुम पढ़ोगे, ESU यूनिट होती है चार्ज की। ठीक है, तो जो इसमें कन्वर्जन किया उसमें वो कुछ नहीं है। ठीक है, और तुम्हारा ऐसे यहाँ पे तुम्हारा प्रोटॉन चार्ज कितना होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम। और तुम्हारा ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा दिया था जो थॉमसन ने, ये दिया था गोल्डस्टीन ने, ये दिया था जेम्स चैडविक ने। ठीक है, देखो अब तो हमने क्या किया कि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कर लिया। ठीक है, तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स वर प्रपोज। मतलब कि जब अब एटम के अंदर हमको पता लगा कि हाँ, ये प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब बात आई कि आखिर ये अरेंज कैसे होते हैं किसी भी एटम में। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल दिए। ठीक है, तो वही एक एक करके हम सारे मॉडल पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ज्यादा मतलब फेमस मॉडल रहा, वो था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है कि एटम जो होता है ना, वो स्फेरिकल शेप का होता है। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, और उसकी रेडियस अप्रोक्स कितनी होती है? 10 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी तुमको अप्रोक्स रेडियस बताई भी थी पहले। और इनका दूसरा पॉइंट ये था कि जो प्रोटॉन्स होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे? किसी भी एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इनका दूसरा पॉइंट ये था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नोट करके ये लिखा हुआ है कि जो थॉमसन का मॉडल था एटम का, उसको प्लम पुडिंग मॉडल, जेजियन पुडिंग मॉडल, ठीक है, और वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, मला भी पूछ सकता है जेई में। ठीक है, तो ये इनके अनदर नेम थे, वर द अनदर नेम ऑफ दिस मॉडल। ठीक है, इस नाम नाम के मॉडल के दूसरे नेम थे। ठीक है, तो इनके मॉडल के अकॉर्डिंग मान लो तुम्हारा ये स्फेयर है। ठीक है, ये स्फेयर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स, ये तुम्हारा जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, ये क्या है? प्रोटॉन्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसका वाटरमेलन मॉडल क्यों, वाई, क्यों उसका नाम दिया गया वाटरमेलन मॉडल? क्योंकि क्या था ना कि इस मॉडल में जो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था थ्रू आउट द एटम। और जो रेड, यानी जो रेड पार्ट था, यानी वाटरमेलन में क्या होता है? जो रेड पार्ट होता है, तो रेड पार्ट को क्या बोला गया? प्रोटॉन। ठीक है, जो रेड पार्ट था वो था प्रोटॉन। मतलब कि तुम्हारा जो वाटरमेलन होता है उसका जो रेड पार्ट है उसको मान लिया गया कि वो प्रोटॉन्स है। और जो तुम्हारा जो सीड्स होते हैं उनको मान लिया गया इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इनका मॉडल था थॉमसन का। ठीक है, ठीक है, तो अब अगला मॉडल है तुम्हारा रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल एटम। ठीक है, उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ और ऑब्जर्व किया। तो अगला मॉडल हमारे पास रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने किया क्या था? रदरफोर्ड ने क्या किया था कि पहले एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया था। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का 2+। ठीक है, बताया था ऑलरेडी मैंने। फिर उन्होंने उसको बम्बार्ड कराया एक गोल्ड फॉइल पे, ये तुम्हारी गोल्ड फॉइल है, इस पे इसको बम्बार्ड कराया, मतलब कि उस पर डाला। और ये गोल्ड फॉइल बहुत थिन थी। ठीक है,
और यहाँ पे उन्होंने इसको चारों तरफ कवर कर दिया जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से, क्योंकि क्या होती है, फ्लोरोसेंट होती है, ठीक है। तो फोटोग्राफिक प्लेट से इसको वो कर दिया ताकि हमको वो दिखे कि एक्चुअल में कहाँ पे वहां से जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स आ रहा था वो एक्चुअली कहाँ पे जाके टकरा रहा है, ठीक है। तो हम उन्होंने अल्फा पार्टिकल, इस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें इन्होंने थिन गोल्ड फॉइल का यूज किया था, ठीक है, जिसकी थिकनेस अबाउट में 100 नैनोमीटर थी। और स्क्रीन के लिए जिंक सल्फाइड। अब देखो ये आगे तुम्हारा आता है कि ऑब्जर्वेशंस क्या थी। तो ये सेटअप था इनका, ठीक है, सेटअप क्लियर है। अब आते हैं ऑब्जर्वेशन पे। तो इन्होंने देखा था कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो पास हो जा रहे थे, मतलब बिना किसी डिफ्लेक्शन, जैसे जैसे वो आए वो सीधा सीधे सामने पास हो गए, ठीक है। उन्होंने देखा क्या कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बिना किसी डिफ्लेक्शन के क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है। ये इनका पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि कुछ स्मॉल फ्रैक्शन, ठीक है, स्मॉल फ्रैक्शन क्या थे, वो डिफ्लेक्ट हुए बाई सम एंगल, ठीक है, वो थोड़े से एंगल से कुछ डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल। और बहुत ही कम, अ फ्यू पार्टिकल्स, अप्रोक्सीमेट कितना, 1 आउट ऑफ 20,000। तो ये भी डाटा तुमको याद होना चाहिए अगर तुम जेई की प्रिपरेशन करते हो तो, ठीक है। तो अबाउट में 1 आउट ऑफ 20,000 क्या थे, बाउंस बैक हो रहे थे। बाउंस बैक मतलब क्या, कि 180 डिग्री पे घूम जा रहे थे, मतलब जिस जिस पाथ से आए थे उसी पाथ पे वापस लौट जा रहे थे। ये तीन ऑब्जर्वेशन थी किसके, रदरफोर्ड के मॉडल की, ठीक है, जो उन्होंने रदरफोर्ड ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके ये 3 पॉइंट्स थे। ये तीन उनकी ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। तो वही वही देखो यहाँ पे दिखा रखा है कि देखो मोस्ट ऑफ द ये तुम्हारी अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये ऐसे चली जा रही हैं, ऐसे चले जाएंगी, ठीक है। और यहाँ देखो कुछ हैं जो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और बहुत बहुत कम होंगी जो क्या होंगी, बाउंस बैक होंगी, ठीक है, बहुत बैक होंगी, कुछ वापस चली जाएंगी रिटर्न, ठीक है, बहुत कम होंगी जो वापस चली जाएंगी, ठीक है। ये इनका ऑब्जर्वेशन थे, ठीक है। तो अब देखो ये तीन ऑब्जर्वेशन थे, उनके बेसिस पे कॉन्क्लूजन थे। तो कॉन्क्लूजन क्या थे, तुम्हारा पहला कॉन्क्लूजन ये था कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होता है, जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होता है किसी भी एटम में, ठीक है, वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है। क्यों, ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि हमने ऑब्जर्व क्या किया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। और दूसरा दूसरा कंक्लूजन क्या था कि जो डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी जो कुछ पार्टिकल्स जो थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, वो आखिर क्यों डिफ्लेक्ट हुए होंगे। अल्फा पार्टिकल का ऐसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर वो डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा जो उसको डिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल था, ठीक है, उसने क्या सजेस्ट किया कि कोई ना कोई रिपल्शन तो लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ था, डिफ्लेक्ट हुआ था, ठीक है। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बहुत ही छोटे स्मॉल वैल्यू में, ठीक है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने देखा कि साइज ऑफ एटम था वो अप्रोक्सीमेट 10 × 10⁻⁻10 मीटर अप्रोक्सीमेट। और जो न्यूक्लियस का साइज था वो अप्रोक्सीमेट 10 × 10⁻⁻15 मीटर अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो यानी ये तुम्हारे जो रदरफोर्ड थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था, ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। उन्होंने गोल्ड फॉइल लगाई थी और जिंक स्क्रीन लगाई थी। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे वो क्या थे, अनडिफ्लेक्टेड थे। और बहुत ही कम छोटे फ्रैक्शन में अल्फा पार्टिकल क्या थे, वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट थे, क्या कर रहे थे। और अप्रॉक्सीमेट 1 आउट ऑफ 20,000 क्या कर रहे थे, बाउंस बैक हो जाते, मतलब 180 डिग्री पे वापस मुड़ जाते थे। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था, जो क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या थे, अनडिफ्लेक्टेड थे। इसका मतलब किसी भी एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है। पहला कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला, ठीक है। दूसरा उन्होंने जो देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे। अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा कहीं वहां पे, तभी तो डिफ्लेक्ट कर पा रहा है उसको, वरना डिफ्लेक्शन होता ही नहीं। तो उन्होंने पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है और बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत स्मॉल, मतलब 1 आउट ऑफ 20,000 जो थी अल्फा पार्टिकल की रेज, वो डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। ये तीन कॉन्क्लूजन थे उनके। अब समझ आया, ठीक है। तो तुम खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हो ना कि एटम का साइज होता है अप्रोक्सीमेट 10�र−10 मीटर, और न्यूक्लियस होता है 10⁻−15, अप्रोक्सीमेट 10⁵मीटर का डिफरेंस है, मतलब अप्रोक्सीमेट 1 लाख, ठीक है। अगर तुम डिवाइड करो ना, रेशियो निकालो, तो अप्रोक्सीमेट 1 लाख आएगा, ठीक है। तो तुम ऐसे इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, मान लो तुमने एक बॉल पकड़ रखी है अपने हाथ में, तुम इमेजिन करो कि तुम
5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस इमेजिन करो। तो अगर हमारा मान लो न्यूक्लियस वो है, तो उस जो एटम की रेडियस क्या होगी, वो अप्रोक्सीमेट 5 किलोमीटर रेडियस होगी उस स्फेयर की। ठीक है। तो इतना छोटा होता है न्यूक्लियस किसी भी एटम में। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो उस अब देखो, ये जब कंक्लूजन निकाले उसकी बेसिस पे इनका मॉडल के कुछ पॉइंट थे। ठीक है। तो वो पॉइंट क्या क्या थे। तो इनका पहला पॉइंट ये था, जो मतलब अभी तक हमने देखा सेम वही पॉइंट्स हैं, कि जो एटम होता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट में, वो कंसिस्ट करता है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इन न्यूक्लियस, ठीक है, जो सिचुएटेड होता है कहाँ पे, सेंटर ऑफ द एटम पे। और जो सेंटर होता है, वही जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है ना, वही एंटायर मास ऑफ एटम कंसिस्ट करता है। मतलब जो न्यूक्लियस होता है, सारा जो मास होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्लस प्रोटॉन्स। और हमने देखा क्या कि अप्रोक्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल होता है। तो इससे हमको पता चला कि जो मोस्ट ऑफ द मास होता है किसी भी एटम का, वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, पहला पॉइंट उनका ये था। ठीक है। और जो सेंटर वाला पार्ट था उसको न्यूक्लियस बोला गया। और जो दूसरा पॉइंट क्या था, कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे कहाँ पे, एम्प्टी स्पेस में। ठीक है। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट था वहां पे इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल पाथ, जिनको बोला गया ऑर्बिट, मतलब क्या था, ये न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉन्स थे, वैसे रिवॉल्व करते थे उसके चारों तरफ। ये जो अब ये कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। ठीक है। एक के बाद एक सर्कुलर जब चीज होती है तो हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में थे, तो इनको नाम दिया गया ऑर्बिट्स, कि ये ऑर्बिट्स हैं। ठीक है। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट इनका ये था। तीसरा इन्होंने बोला कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑर्बिट में, ठीक है, वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स। ये तो तुमको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जो जितना प्रोटॉन में न्यूक्लियस, जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। इसीलिए क्योंकि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। इसलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या था, कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है। वो तो हमने यहाँ देखा ये इस वाले पॉइंट का। ठीक है। तो अब जो तुम्हारा जितने में न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता था, उससे उसके कंपेयर में बहुत ही बड़े स्पेस में वो एटम एग्जिस्ट करता है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है। यानी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होता है एटम में, एम्प्टी होता है। ठीक है। ये तुम्हारे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ये कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है। और उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे इससे रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ इसके सर्कुलर ऑर्बिट में, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। ठीक है। इतना क्लियर है। हाँ भैया।